नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम विमान डिजाइन और प्रौद्योगिकी के एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। देखेंगे कि कैसे 1903 की उन पहली उड़ानों से लेकर आज के आधुनिक विमानों तक हम पहुंचे हैं। हमारे पास इसके लिए कई अच्छे स्रोत हैं, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कॉनकॉर्ड और एयरबस पर एक बहुत अच्छी केस स्टडी है, जेट इंजन कैसे काम करता है इस पर एक तकनीकी गाइड भी है, और हाँ, राइट फ्लायर की शुरुआती उड़ान से जुड़ी अहम जानकारी तो है ही। हमारा इरादा है कि इन सब स्रोतों को खंगालें, मुख्य बातें और कुछ रोचक तथ्य निकालें और ये समझने की कोशिश करें कि विमानन यानी एविएशन में ये जो बड़ी बड़ी छलांगें लगीं वो आखिर कैसे और क्यों मुमकिन हुई। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि शुरुआती हवाई लड़ाइयों में पायलटों के सामने एक अजीब सी मुश्किल थी। उन्हें सोचना पड़ता था कि मशीन गन से गोली चलाएं तो कहीं वो सामने घूमते प्रोपेलर से ही न टकरा जाएं। हाँ, ये तो था ही। और एक किस्सा तो और भी अनोखा है। एक रूसी पायलट ने दुश्मन के विमान को गिराने के लिए, आप मानेंगे नहीं, एक वजनदार हुक का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। ये किस्से असल में उस दौर के कह सकते हैं कि नए नए और कई बार बहुत जोखिम भरे समाधानों को दिखाते हैं। तब हवाई तकनीक बस बनी रही थी। सच तो यह है कि इन्हीं शुरुआती चुनौतियों ने और इन प्रयोगों ने ही बाद के बड़े आविष्कारों की नींव रखी। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। राइट फ्लायर, ये वो पहला विमान था जिसने न सिर्फ उड़ान भरी बल्कि नियंत्रित हवा से भारी उड़ान भरी। हाँ, देखिए, राइट बंधुओं का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ उड़ना नहीं था, वो था उड़ान को नियंत्रित करना। उन्होंने रोल कंट्रोल का सिद्धांत दिया, मतलब विमान को दाएं बाएं झुकाना। अच्छा, कैसे करते थे वो? वो पंखों के सिरों को मोड़ते थे। इसे विंग वॉर्पिंग कहते थे। विंग वॉर्पिंग सुनने में थोड़ा अजीब है। क्या ये तरीका काम करता था? शुरुआत में तो काम किया, पर इसमें दिक्कतें थीं। आप सोचिए, पंखों को बार बार मोड़ने से उन पर जोर पड़ता था, ढांचा कमजोर हो सकता था, इसीलिए ये तरीका बहुत लंबे समय तक नहीं चला। तो फिर आए एलेरॉन्स। ये ज्यादा टिकाऊ और असरदार थे, आज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका जो मूल सिद्धांत था, रोल और यॉ को एक साथ कंट्रोल करना, वो आज भी करीब करीब हर फिक्स्ड विंग विमान का आधार है। और वो हवाई युद्ध वाली बात पर लौटे तो फ्रांसीसी पायलट रोलैंड गैरोस का नाम आता है। उन्होंने प्रोपेलर के बीच से गोली चलाने के लिए सिंक्रोनाइज्ड मशीन गन का आइडिया पॉपुलर किया। हाँ, और ये इतनी बड़ी बात थी कि जर्मनों ने इसे फौरन कॉपी कर लिया। इससे पता चलता है कि उस जमाने में तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, होड़ लगी हुई थी। एक तरफ ये सिंक्रोनाइज्ड गन जैसी जटिल चीजें बन रही थीं, तो दूसरी तरफ वो रूसी पायलट का हुक वाला जुगाड़। वो दिखाता है कि कैसे जरूरत पड़ने पर एकदम अनोखे और सीधे साधे उपाय भी सोचे जाते थे। उस दौर की सरलता भी थी और साहस भी। फिर समय बीता और विमानों का काम सिर्फ लड़ना नहीं रहा, उनकी भूमिका बदली। जैसे फोर्ड ट्राई मोटर, उस जमाने में करीब $50,000 का था। ये व्यावसायिक परिवहन के लिए और खासकर मुश्किल इलाकों तक पहुंचने के लिए बहुत अहम साबित हुआ। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या थी? वो बहुत छोटे रनवे पर उतर सकता था। हाँ। और बहुत खड़ी चढ़ाई या ढलान पर भी उड़ सकता था। अच्छा। इसी वजह से जैसे दक्षिण अमेरिका में पहाड़ों पर बनी खदानें थीं, वहां तक सामान और लोग पहुंचाने में ये बहुत काम आया। इससे पता चलता है कि कैसे विमानों को खास जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा था। यहाँ जरूरत थी मुश्किल जगहों तक पहुंचने की। और दूसरी तरफ बोइंग मॉडल 80A जैसे विमान भी थे। वो सुरक्षित थे, स्थिर थे, पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए, जैसे एक महाद्वीप से दूसरे तक, काफी धीमे थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनमें अक्सर यात्रियों से ज्यादा डाक यानी मेल को प्राथमिकता दी जाती थी। हाँ, ये उस समय की आर्थिक सच्चाई थी। लंबी दूरी की उड़ानों की शुरुआत में यही प्राथमिकताएं थीं। उस समय तेजी से डाक पहुंचाना ज्यादा फायदे का सौदा माना जाता था, यात्रियों को आराम से ले जाने के मुकाबले। आज की सोच से काफी अलग है ये। बिल्कुल। और फिर स्टीयरमैन मॉडल 75, ये ट्रेनर विमान थे, पर युद्ध खत्म होने के बाद ये खेतीबाड़ी के कामों में बहुत इस्तेमाल हुए, जैसे फसलों पर दवा छिड़कना। और कमाल की बात यह है कि कई विमानों में उनके ओरिजिनल इंजन से लगभग 2 गुनी ताकत वाले इंजन लगा दिए गए। जी हाँ, और ये दिखाता है कि उस विमान का एयरफ्रेम कितना मजबूत था, डिजाइन कितना अच्छा था। एक मिलिट्री ट्रेनर का इस तरह खेती में काम आना, ये डिजाइन की अनुकूलन क्षमता का बढ़िया उदाहरण है। और फिर आया लग्जरी का दौर। बोइंग स्ट्रैटोक्रूजर, करीब $1.5 मिलियन एक विमान की कीमत।
6 बड़ी एयरलाइनों ने इसे खरीदा। ये सिर्फ विमान नहीं था, हवा में उड़ता एक शानदार होटल समझिए। 28 सोने वाली बर्थ थी इसमें। हाँ, अलग ड्रेसिंग रूम, पूरी तरह से सुसज्जित रसोई। वाह। जो पुराने अनुभवी यात्री हैं वो आज भी कहते हैं कि अटलांटिक पार करने का इससे शानदार तरीका कोई नहीं था। ये सिर्फ सुविधाओं की बात नहीं है, ये विमानन के एक पूरे दौर का प्रतीक है। वो स्वर्ण युग जब हवाई यात्रा सिर्फ पहुंचना नहीं बल्कि अपने आप में एक अनुभव थी, एक लग्जरी। आज की बजट एयरलाइन वाली दुनिया से तो बिल्कुल ही अलग। हाँ, बिल्कुल उलट। आज तो बस कीमत सबसे अहम हो गई है। अब थोड़ा गति बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्पीड की सीमाओं को तोड़ने की। इसने हमेशा से एविएशन को रोमांचित किया है। यहां कॉनकॉर्ड का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1962 में एक समझौता हुआ था और लक्ष्य बहुत बड़ा था, दुनिया का पहला सुपरसोनिक यात्री विमान बनाना। हाँ, और साथ ही अमेरिकी और रूसी विमान उद्योगों को चुनौती देना भी। ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, मिशन आधारित। बिल्कुल। और इसके पीछे सिर्फ तकनीकी कारण नहीं थे, गहरे राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे। फ्रांस अपनी तकनीकी क्षमता फिर से स्थापित करना चाहता था और ब्रिटेन दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन ये महत्वाकांक्षा महंगी पड़ी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जो शुरुआती अनुमान थे लागत के खर्च, उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया, अरबों डॉलर तक पहुंच गया। ये पैसा सरकारों ने सब्सिडी के रूप में दिया और फिर 1973 में तेल का संकट आ गया। उससे तो संचालन और महंगा हो गया होगा। बिल्कुल, जिससे उसकी व्यावसायिक सफलता पर हमेशा एक सवाल बना रहा। लेकिन तकनीकी तौर पर तो ये एक चमत्कार ही था। कॉनकॉर्ड ने कई नई चीजें दी, जैसे उसका खास डेल्टा विंग डिजाइन। ये सुपरसोनिक और सबसोनिक दोनों स्पीड पर अच्छा काम करता था। हाँ, और वो ड्रूप नोज, नीचे झुकने वाली नाक, वो लैंडिंग के वक्त पायलट को रनवे देखने में मदद करती थी। सही। और पहियों के पास स्प्रे गार्ड भी थे। हाँ, ताकि तेज रफ्तार में टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त कंकड़ पत्थर उछलकर विमान को नुकसान ना पहुंचाएं। ये सब उस समय की इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले समाधान थे। डेल्टा विंग बनाना ही एक बड़ी चुनौती थी। उसे सुपरसोनिक उड़ान के लिए स्थिर भी होना था और लैंडिंग के लिए कम गति पर लिफ्ट भी देना था। और वो नाक वाला आइडिया तो कमाल का था। हाँ, सुपरसोनिक उड़ान के लिए नुकीली नाक चाहिए थी और लैंडिंग के लिए बेहतर सिख्तबार काइट यानी विजिबिलिटी। ड्रूप नोज इन दोनों के बीच का एक बहुत ही चालाक समाधान था। भले ही कॉनकॉर्ड आर्थिक रूप से बहुत सफल ना रहा हो, पर उसने सुपरसोनिक उड़ान, ऊंचे तापमान पर काम करने वाली सामग्री और उन्नत एरोडायनामिक्स में बहुत योगदान दिया। इसका फायदा बाद के विमानों को मिला। तो कॉनकॉर्ड ने सुपरसोनिक दरवाजा खोला। गति की अगली छलांग थी हाइपरसोनिक, आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। इसमें X-15 विमान का योगदान तो अभूतपूर्व माना जाता है। जी हाँ, देखिए, X-15 सिर्फ एक तेज विमान नहीं था, वो एक तरह की उड़ती हुई प्रयोगशाला थी। इसने उस उड़ान क्षेत्र की बुनियादी समझ दी जहां पारंपरिक पंख और कंट्रोल सतहें ठीक से काम नहीं करती। अच्छा, तो फिर कंट्रोल कैसे होता था? उसमें छोटे रॉकेट थ्रस्टर इस्तेमाल होते थे और यही तकनीक सीधे सीधे मर्क्यूरी और जेमिनी अंतरिक्ष यानों के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का आधार बनी। अरे वाह। और जो प्रेशर सूट इसके पायलटों के लिए बने, वही विकसित होकर शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट बने। और सामग्री, मटेरियल का भी कुछ खास था? हाँ, शायद सबसे अहम, इसमें टाइटेनियम और इंकोनेल एक्स जैसी उन्नत धातुओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। इंकोनेल एक्स इसलिए जरूरी था क्योंकि हाइपरसोनिक उड़ान में जो भयानक गर्मी पैदा होती है, ये उसे झेल सकता था। इन धातुओं पर काम करने, उन्हें गढ़ने, मशीनिंग करने की नई तकनीकें बनानी पड़ी और इससे पूरे एरोस्पेस उद्योग को फायदा हुआ। जाहिर है, कॉनकॉर्ड और X-15 जैसे विमानों की इस जबरदस्त गति के पीछे शक्तिशाली इंजनों का हाथ था। विमानों के डिजाइन के साथ साथ इंजनों का विकास भी उतना ही अहम रहा है। जेट इंजन का मूल सिद्धांत तो आसान है, न्यूटन का तीसरा नियम। बिल्कुल, क्रिया की प्रतिक्रिया। एक आम टर्बोजेट इंजन हवा को सामने से खींचता है, कंप्रेसर उसे दबाता है, जिससे हवा गर्म और घनी हो जाती है। फिर उसमें ईंधन मिलाया जाता है। हाँ, कंबशन चेंबर में। वहां उसे जलाकर और भी ज्यादा गर्म किया जाता है। ये बहुत गर्म, तेजी से फैलती गैसें फिर टरबाइन ब्लेड से टकराती हैं।
उन्हें घुमाती हैं। यही टरबाइन कंप्रेसर को चलाता है और आखिर में तेज गति से पीछे नोजल से बाहर निकलती हैं। और इसी से विमान को आगे का धक्का यानी थ्रस्ट मिलता है। एकदम सही। आपने कंप्रेसर की बात की, 2 तरह के बताए थे, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो। इनमें क्या खास फर्क है? देखिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डिजाइन में थोड़े सरल होते हैं, हवा को बाहर की तरफ फेंक कर दबाते हैं। लेकिन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में हवा कई चरणों से गुजरती है, घूमते और स्थिर ब्लेडों की कतारों से। इससे हवा सीधी बहते हुए ज्यादा दबती जाती है। नतीजा ये होता है कि समान आकार के लिए एक्सियल फ्लो कंप्रेसर कहीं ज्यादा दबाव बना सकता है। ज्यादा दबाव मतलब? ज्यादा प्रेशर रेशियो, हवा को ज्यादा गुना दबाना, और इससे इंजन ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है। और शायद ज्यादा कुशल भी। बिल्कुल। सबसे अहम बात यही है, जितना ज्यादा प्रेशर रेशियो, इंजन उतना ही ज्यादा कुशल, यानी उसकी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन SFC उतनी ही कम। सीधे शब्दों में कहें तो हर बूंद ईंधन से ज्यादा ताकत। समझ गया। और फिर आया बाईपास इंजन। ये तो एक क्रांति थी। बाईपास इंजन? हाँ। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि कंप्रेसर से जो हवा आती है वो सारी की सारी इंजन के गर्म कोर यानी कंबस्शन चेंबर और टरबाइन में नहीं जाती। उसका एक बड़ा हिस्सा कोर के चारों ओर बने रास्ते से बाईपास होकर सीधे पीछे निकल जाता है। बिना जले हुए? हाँ, बिना जले हुए। सोचिए एक बड़े पंखे की तरह जो इंजन के कोर के चारों ओर ठंडी हवा धकेलता है। ये अतिरिक्त हवा भी धक्का यानी थ्रस्ट पैदा करती है। अच्छा, तो उसका फायदा ये कि उच्च बाईपास रेशियो वाले इंजन जैसे 5.1 या आजकल तो 15.1 तक, मतलब कोर से 15 गुना ज्यादा हवा बाईपास हो रही है। ये बहुत ज्यादा ईंधन कुशल होते हैं और कम शोर करते हैं। कम शोर क्यों? क्योंकि वो थ्रस्ट का बड़ा हिस्सा धीमी गति से बहने वाली ठंडी हवा से पैदा करते हैं, ना कि तेज गर्म गैसों से। आज के जो बड़े यात्री विमान हैं, जैसे एयरबस के विमान, उनकी सफलता और कम लागत के पीछे इन कुशल बाईपास इंजनों का बहुत बड़ा हाथ है। एयरबस की बात आई है तो ये कॉनकॉर्ड से काफी अलग कहानी है। ये भी यूरोपीय सहयोग से शुरू हुआ, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन। लेकिन इनका लक्ष्य सुपरसोनिक उड़ान नहीं था। इनका लक्ष्य था यात्री विमान बाजार में बोइंग जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों से सीधा मुकाबला करना। हाँ, और ये इसमें बेहद सफल रहे। एयरबस दिखाता है कि कैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति और बाजार की जरूरतों का सही मेल बड़ी सफलता दिला सकता है। इंजनों पर वापस आएं तो उन्हें सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि बहुत टिकाऊ भी होना पड़ता है। वो भयानक तापमान और दबाव झेलते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मटेरियल साइंस यानी पदार्थ विज्ञान में तरक्की बहुत जरूरी रही है। शुरुआत में एल्यूमिनियम और स्टील इस्तेमाल होते थे, पर ज्यादा तापमान और कम वजन की जरूरत ने टाइटेनियम और निकल आधारित सुपर एलॉयज को बढ़ावा दिया। सुपर एलॉयज? हाँ, ये खास मिश्र धातुएं होती हैं जो बहुत ज्यादा तापमान और दबाव झेल सकती हैं। टरबाइन के ब्लेड्स जो सबसे ज्यादा गर्मी झेलते हैं, उनमें तो अंदर हवा गुजार कर ठंडा रखने के लिए बहुत बारीक रास्ते बने होते हैं। अरे बाप रे! और उनपे सिरामिक की कोटिंग भी होती है ताकि वो पिघले नहीं। तकनीक तो कमाल की है। और फिर कुछ खास जरूरतें भी होती हैं, जैसे VSTOL, वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब सीधे ऊपर उठना या बहुत कम जगह में उतरना उड़ना। हाँ, हैरियर जेट की तरह। बिल्कुल। उसके लिए अलग तरह के इंजन डिजाइन बने, जैसे अलग से लिफ्ट देने वाले इंजन या घूमने वाले नोजल वाले इंजन। और बात सिर्फ डिजाइन और इंजन की नहीं है, विमानों को बनाने के तरीकों में भी बहुत बदलाव आए हैं। आज के विमान बनाना तो वाकई हाईटेक इंजीनियरिंग है। आपने जिक्र किया था ECM और EDM का, ये क्या तकनीकें हैं? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ये पारंपरिक कटाई या घिसाई से अलग है। ECM में क्या होता है कि नियंत्रित रासायनिक क्रिया से धातु को हटाया जाता है, और EDM में बिजली की चिंगारियों यानी स्पार्क से धातु को काटा या आकार दिया जाता है। इनका फायदा ये कि इनसे टाइटेनियम या निकल एलॉय जैसी बहुत सख्त धातुओं से भी बहुत मुश्किल जटिल आकार बनाए जा सकते हैं, जो पारंपरिक तरीकों से बनाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। इससे डिजाइनरों को ज्यादा आजादी मिलती है। और मटेरियल में एक और बड़ा कदम है कंपोजिट मटेरियल और सैंडविच केसिंग। कंपोजिट मतलब अलग अलग चीजों को मिलाकर बनी सामग्री, जैसे कार्बन फाइबर और रेजिन। ये धातु से हल्के होते हैं
पर उतनी ही या ज्यादा मजबूत। और सैंडविच केसिंग? उसमें 2 पतली मजबूत परतों के बीच एक हल्का कोर होता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा ढांचा। इन तकनीकों से विमान का ढांचा हल्का बनता है, और हल्का मतलब ईंधन की बचत, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। सही बात है। साथ ही मॉड्यूलर डिजाइन भी बहुत अहम है। मॉड्यूलर डिजाइन? हाँ, मतलब विमान को बड़े बड़े हिस्सों या मॉड्यूल में बनाना, जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इससे न सिर्फ उत्पादन तेज होता है, बल्कि मरम्मत और ओवरहॉल करना भी आसान और सस्ता हो जाता है। एयरबस जैसी कंपनियों की सफलता में इन उन्नत निर्माण तकनीकों और डिजाइन के सिद्धांतों का भी बड़ा योगदान है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये साफ है कि विमानन ने कितनी लंबी दूरी तय की है। शुरुआती उड़ानों की नियंत्रण की चुनौतियों से लेकर सुपरसोनिक गति और आज के बेहद कुशल जटिल विमानों तक। राइट बंधुओं के वो उड़ान नियंत्रण के सिद्धांत, फिर फोर्ड ट्राइमोटर और बोइंग ATA, जिन्होंने व्यावसायिक उड़ान की नींव रखी। हाँ, फिर स्टीयरमैन, जिसने दिखाया कि एक डिजाइन कितना अनुकूल हो सकता है, और स्ट्रेटोक्रूजर, जिसने हवाई यात्रा में विलासिता को जोड़ा। बिल्कुल। फिर कॉनकॉर्ड और X-15 जैसे प्रोजेक्ट्स ने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाया, भले उनकी आर्थिक सफलता उतनी न रही हो। और फिर एयरबस ने दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाजार की जरूरतों पर ध्यान देकर दुनिया भर में सफलता पाई जा सकती है। और इस पूरी कहानी के पीछे लगातार चलता रहा नवाचार। हाँ, नवाचार, उन्नत पदार्थ विज्ञान, इंजीनियरिंग कौशल और खासकर इंजन तकनीक में क्रांति। वो बाईपास इंजन का विकास बहुत महत्वपूर्ण था। उसने विमानों को ज्यादा शांत, तेज और ईंधन कुशल बनाया। और अब जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो विमानन उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती है, स्थिरता, यानी सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करना। हमने देखा कि कैसे 1973 के तेल संकट ने शायद अनजाने में ही ज्यादा कुशल इंजनों के विकास को तेज किया था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या आज की जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं, जो जलवायु परिवर्तन का दबाव है, वो विमान डिजाइन और प्रणोदन यानी इंजन तकनीक में अगली बड़ी क्रांति लाएगा? क्या हम जल्द ही इलेक्ट्रिक विमान देखेंगे, या हाइब्रिड सिस्टम, या फिर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले विमान? विमानन का अगला मील का पत्थर क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।